हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। मैं देवेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आज की जो हमारी क्लास है फिर से आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो जीएस है के लिए जो हमारी क्लास रिवीजन क्लास चल रही है, और ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसा कि संभवतः एक कह सकते हैं कि कोई इंटरनल नोटिस एनटीपीसी की तरफ से या फिर फेक भी कह सकते हैं उसको, ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है। जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है वो अप्रैल आपका चल रहा है, मई के बाद में जून में आपका संभवतः होने की पूरी संभावनाएं हैं। जून से लेकर के जून फर्स्ट वीक से जुलाई फर्स्ट वीक, यानी कि एक महीने लगभग आपका ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का दोनों ही एग्जाम आपके संपन्न होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए तैयारी में और सिर्फ रिवीजन करिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा सके। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल जुड़ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। तो जो नए हमारे साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे साथी हैं वो क्लास के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए लगातार क्लासेस लाते रहें। और संभवतः अब ये क्लासेस जो हैं आपकी नहीं रुकने वाली हैं जब तक आपका आरआर रेलवे के जो एनटीपीसी एग्जाम है वो नहीं हो जाता है। आपको डेली क्लासेस मिले देखेंगे। आज जो है हमारा एक अगला सेट होगा जिस पे हम बात करेंगे, और कौन सा होगा देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3, कल हमने देखा था 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 को। तो आज हम देखेंगे 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे बात करेंगे। ठीक है? चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक मुख्य को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी में जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका उपराज्यपाल। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। अब आप हमें बताइएगा हमारे देश में राज्य कितने हैं और यूटी कितनी है? बहुत ही आपका सरल सा प्रश्न है, तो यह जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इनके इनके बीच युद्ध चला था। तो 1337 से 1453 लगभग 100 से भी अधिक वर्षों तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए किनके बीच चला था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चला था। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित? यूनेस्को बेसिक नहीं, ये वैश्विक लिखा हुआ है। वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो स्थित। अगला प्रश्न है, 1831 में विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग उपयोग तब व्यवहार हो गया जब किसने विद्युत डायनमो की खोज की? विद्युत डायनमो किसने बनाया था? माइकल फैराडे। आप प्रश्न की लैंग्वेज पे मत जाइए। 1861 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो, आप डर जाओगे नहीं, सीधा पढ़ो प्रश्न को। क्या है? आपसे पूछ सकता है कि विद्युत डायनमो जो है इसकी खोज किसने की? प्रश्न आपसे इतना ही है, जो विद्युत डायनमो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। अगला है, एक वेब ब्राउज़र में किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो इसे बोलते हैं फेवरेट। आपने देखा होगा अगर कोई आप साइट बार-बार विज़िट करते हैं, तो उसको अगर आप फेवरेट में सेव कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको आप बार-बार यूज़ करते हैं, तो हम उसे किसमें सेव कर लेते हैं? फेवरेट्स में सेव। तो हम जाते हैं सीधा फेवरेट में, तो हमको क्या है वहाँ से वो साइट जो है का जो क्विक एक्सेस मिल जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फेवरेट बोलते हैं। सभी सभी ने इस चीज़ को देखा होगा। अगला देखिए, अगला है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो जो शिव अय्यादुरई हैं ये ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं, और ईमेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा था? कौन सा है? सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर। अब बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर पे, सियाचिन जो ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ है? ये आप हमें बताइए। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की
सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से किसी दूसरी व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक्स सीटू संरक्षण। क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है? क्या कहते हैं? एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं जब हम ऐसी जो प्रजातियां हैं जो या तो लुप्त होने वाली हैं या फिर दुर्लभ प्रजाति हैं या जो लुप्त हो चुकी हैं, एक दो बची हैं, तो उनकी हम सुरक्षा और उनका संरक्षण के लिए जो प्राकृतिक आवास होता है उन्हें वहां से हटा करके किसी दूसरी व्यवस्था क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक सीटू संरक्षण कहते हैं। पहली बात। अब दूसरा प्रश्न है, तो लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही रख करके उनका जो संरक्षण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन सीटू संरक्षण। क्या बोलते हैं? इन सीटू संरक्षण। क्या बोलते हैं? अगर लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक आवास में ही रख के उनको उसके लिए व्यवस्था की जाती है, वो होता है इन सीटू संरक्षण। अगर उनके प्राकृतिक आवास से अलग कहीं ले जाकर के उन दूसरे क्षेत्र में ले जाकर के उनका संरक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्स सीटू संरक्षण। प्राकृतिक आवास में रखना इन सीटू, वहां से अलग हटाना एक्स सीटू। ये आपको याद रखना। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है, कोई वस्तु है, अब जैसे आप बॉल है, अगर उसको बिल्कुल ऊपर उछालो तो एक समय ऐसा होता है, तो क्या होता है, जब वो वहां से नीचे आती, जिस जगह से पहले तो ऊपर जाती है, फिर जिस जगह वो एक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रुकती है और वहां से नीचे आती है, तो कह रहा है उस समय पे का जो है का वेग क्या हो जाता है? तो वेग जो है शून्य हो जाता है। वस्तु का वेग क्या हो जाता है? वेग हो जाता है शून्य। और इसका जो त्वरण है, और इसका वेग शून्य होने के साथ साथ त्वरण क्या हो जाता है? लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वरण जो है इसका हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड। वेग शून्य हो जाता है क्योंकि आपने नीचे से कोई चीज फेंकी ऊपर और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वहां पे स्थित होती है, मतलब रुकती है, और वो नीचे उस समय क्या होता है? उसका वेग जो है शून्य होता है। यानी कि अब जो आपने ताकत दी थी वो इतनी नहीं है कि वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जा सके। वहां से शून्य होता है, फिर वहां से वो गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होती है? नीचे आ जाती है। तो त्वरण क्या होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश और इसका नाम क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला में स्थित है। ठीक है? और इसके जो आपका क्रिकेट मैदान है, तो बोलते भी क्या है? धर्मशाला क्रिकेट। ठीक है? अगला देखिए, अगला है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, ये कौन था? गोल्फ। अब देखो, अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था किस ओलंपिक के लिए, किस ओलंपिक में, पिछले अभी कल या परसों वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, किस ओलंपिक में, किस वर्ष खेले गए ओलंपिक में महिलाओं को सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर मिला था, वो हमने आपको बताया था। वो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था ये भी आपको बताया था। तो आप ओलंपिक का अगर प्रश्न आया है तो उससे पीछे जो भी आपने, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो पीछे की चीजें भी आपको याद करते। पहला कौन सा था? वो खेल कौन सा था? गोल्फ था, ऐसा खेल जहां से महिलाओं ने शुरू किया था ओलंपिक। अगला है, विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका गोवा। कहां पर स्थित है? गोवा में। अगला है, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? तो ये है एक्स रेज। और पिछले में आपसे पूछा गया था एक्स रेज को का आविष्कार किसने किया था? ये आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपकी क्लास में पूछा गया था। अगला है, जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो डियर जियोट्रॉपिज्म में वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में जो पौधों की वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। अगला देखिए, 2013 में स्टेम सेल की मदद से लीवर पहला मानव लीवर किस देश ने विकसित किया था? स्टेम सेल की मदद से जो पहला मानव लीवर विकसित किया था वो किस विकसित करने वाला कौन था? जापान था। कौन था? जापान था। ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो यह है अमृत सरोवर झील। क्या है?
अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है। और इसी के बाद शहर का भी नाम क्या पड़ गया? अमृतसर पड़ गया। क्या पड़ गया? अमृतसर पड़ गया। अगला, रेलवे की दूरसंचार बिग रेल बिग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की? वो था आपका मुंबई सेंट्रल। और ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तथा करंट अफेयर्स का प्रश्न था, कौन सा तो गूगल ने के साथ रेलटेल जो रेलटेल है के साथ गूगल ने साझेदारी करके किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई यानी कि फ्री वाईफाई की सेवा दी थी? वो है मुंबई सेंट्रल। अब आजकल तो आप हर स्टेशन पे जाओ, वहां पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है। आप अपने नंबर से लॉगिन करते हो, 1 घंटे के लिए आपका जो इंटरनेट है वो आपका फ्री चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सुबह शाम तक वहीं बैठे हो, बगल में खटिया डाल के पड़े हो कि हाँ भाई अब घर में तो है नहीं, चलो वहीं पे सोते हैं, वहीं पे पूरा दिन इंटरनेट चला। ऐसा नहीं है, 1 घंटे के लिए आपको मिलता है डेली। अगला है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? ठोस आयोडीन का जो रंग होता है वो बैंगनी भूरे रंग से थोड़ा काला होता है। बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। कौन सा? ठोस आयोडीन। आयोडीन का हमने आपको क्या बताया था? NaCl, नेशनल वो सॉरी सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अगला है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ये हुआ था बैसाखी के दिन। अभी पिछले भी सेट में आपके यहीं से प्रश्न आया था, जलियांवाला कांड से जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। अब देखो वही प्रश्न हमने आपसे बताया भी था क्या, कि जलियांवाला जो बाग कांड हत्याकांड हुआ था वो किस त्योहार के दिन हुआ था? तो ये बैसाखी के दिन हुआ। तो हुआ था बैसाखी के दिन हुआ था। ईयर और डेट आप बताइए। ईयर और डेट आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। एक संस्कृति एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उसे के सांस्कृतिक दृष्टिकोण में क्या कहा? ये सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सापेक्षवाद इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय टीम के पहले कप्तान थे, ये कौन थे? अजीत वाडेकर थे। कौन? अजीत वाडेकर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर जो थे वो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। हम IPL, WPL और चैंपियंस ट्रॉफी ये तो हम बहुत याद कर लेते हैं, लेकिन स्टैटिक में आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे। अब आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती, किसको हरा के जीती? किसको हरा के जीती? न्यूजीलैंड को हरा के जीती। WPL का तीसरा संस्करण था, वो किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। किसको हरा के जीता? दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता। WPL का पहला संस्करण भी मुंबई ने जीता था, दिल्ली कैपिटल को हराकर। दूसरा संस्करण RCB ने जीता था, दिल्ली को हराकर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब तक के जो तीनों संस्करण हुए हैं उन तीनों ही संस्करणों में फाइनल दिल्ली ने खेला है और दिल्ली तीनों बार हारी है। 2 संस्करण मुंबई ने जीते हैं और एक आपका किसने जीता है? RCB ने, सेकंड वाला 2024 वाला। 23 में पहली बार हुआ था आपका WPL, तब आपके मुंबई ने जीता था। अब इस समय आपके IPL चल रहा है, तो IPL तो चल ही रहा है। चलिए अगला देखिए। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई हैं? तो जो मृणालिनी साराभाई हैं ये भरतनाट्यम से हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? कथक कहाँ का है? ये सारे आपको रिवाइज करने हैं और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ से। अगला है, हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है? पीतल के जो मलिनीकरण के लिए, अब कहा है हवा में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन जो है पीतल के मलिनीकरण के लिए क्या होती है? जिम्मेवार होती है। अगला प्रश्न, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी गोदावरी नदी। जो जायकवाड़ी परियोजना है ये आपकी किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित। अगला, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है एसिड। क्या माना जाता है? एसिड, तेजाब। अगर 7 से ज्यादा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बेस बोल। 7 से कम है तो इसे क्या बोलते हैं? एसिड, तेजाब बोला जाता है। इस सेट में आपके 26 प्रश्न पूछे गए थे जो हमने आपको रिवाइज करा दिए हैं। और मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मेहनत को देखते हुए आप एक लाइक क्लास को और एक शेयर दे सकते, शेयर बिल्कुल दीजिएगा। और मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। और आप इसी तरह से रिवीजन करते रहिए क्योंकि आपका जो NTPC का एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है।
संभवतः आप मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस उतनी ही कर रहे होंगे। जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपको आता है तो हाँ या फिर ना। आपको जो 25 से 30 प्रश्न जीएस के आते हैं, वो सॉल्व करने में अगर आपको आता है तो मुश्किल से 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। 10 मिनट से आपको ऊपर नहीं लगना चाहिए। बाकी का टाइम है वो आप अपने रीजनिंग और आप किस पे दीजिए, मैथ पे। तो अभी थोड़ा सा समय दे के हम कोशिश करेंगे कि आपको एनटीपीसी के लिए जो रीजनिंग है, हमने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई हुई है चैनल पे, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सेट पेपर लेके आएंगे रीजनिंग का, इसमें जो है एनटीपीसी के जो द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में, उन पे बात करेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल अपनी क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।